नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं मेरे टॉपिक को। आज हम डिस्कस करने वाले दोस्तों आपका अल्टरनेटर यानी सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके। इसमें हम आपको बताएंगे साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ साथ हम इनके जो इनके पार्ट्स हैं हमारे, स्टेटर क्या होता है, रोटर क्या होता है, उनके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है ना। हम थोड़ा सा इसमें थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट्स हमारा किस प्रकार से वर्किंग रहता है, क्या हमारा कार्य करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहला प्रश्न है हमारा कि 4 पोल 1200 आरपीएम अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत भाग की फ्रिक्वेंसी क्या होगी। यानी 4 पोल 1200 आरपीएम में दोस्तों आपका स्पीड दी है, आपका अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ यानी जनरेटेड ईएमएफ की फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रिक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आप लोगों को सभी को पता होगा। फ्रिक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है हमारा चलिए बता देते हैं कि एफ बराबर PN/120। यानी फ्रिक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एफ बराबर PN/120। पोल कितने दिए हैं, 4 दिए हैं। स्पीड कितनी है दोस्तों आपकी 1200 आरपीएम है। अपॉन में क्या हो जाएगा 120, 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, 12 कितना चला 120, 10 बार और 10 चौक 40। तो फ्रिक्वेंसी कितनी निकल कर आएगी दोस्तों आपकी 40 हर्ट्ज। मात्र क्या होता है फ्रिक्वेंसी का, हर्ट्ज होता है या साइकिल पर सेकंड होता है। यूनिट सभी के पता होना चाहिए आपको। फ्रिक्वेंसी किस में आती है, आपकी हर्ट्ज में मापी जाती है। तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हर्ट्ज आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखिए आप इस फॉर्मूले से जो हमारा फॉर्मूला था भाई कि एफ बराबर PN/120, इससे आप फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप पोल निकालना चाहें तो पोल भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, इससे आपका कैलकुलेट हो जाएगा। क्या करेंगे, एफ बराबर 120 एफ अपॉन क्या हो जाएगा एन। तो इससे आप पोल्स भी निकाल सकते हैं। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड निकालने क्या करना पड़ेगा, एन बराबर 120 इंटू एफ अपॉन पी। ठीक है ना। तो आप इसे तीनों चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। आप फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप इसकी स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी अल्टरनेटर की। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एफ क्या होता है फ्रिक्वेंसी होती है, पी क्या होता है नंबर ऑफ पोल्स होता है, एन क्या होता है यहाँ पर दोस्तों आपका आरपीएम होते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न हमारा कि एसी मशीन की स्टेटर कोर लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है जिससे कि। अब जब आपकी एसी मशीन की दोस्तों जो स्टेटर कोर होती है, स्टेटर कोर की बात करें दोस्तों आपका, तो स्टेटर कोर को क्या होता है जिसे स्टेटर फ्रेम में स्थापित किया जाता है। स्टेटर कोर होती क्या है भाई आपकी, जो स्टेटर फ्रेम में क्या की जाएगी आपकी स्थापित की जाएगी और जिसे सिलिकॉन स्टील की पतली पत्तियों यानी लेमिनेटेड स्ट्रिप से दोस्तों क्या करते हैं बनाया जाता है, जो विद्युत रोधी वार्निश के पतले लेप से दोस्तों कोटेड रहती है। अब ये इस्तेमाल की जाती है भाई आपकी ताकि आपका एडी करंट लॉस को कम किया जा सके। ठीक है ना। अगर आपसे लेमिनेशंस की बात करें कि लेमिनेशंस पतली पतली पत्ते इस्तेमाल की जाती है तो हिस्टेरिक क्षति को कम करने के लिए। और जब लेमिनेटेड की बात आती है तो लेमिनेट पत्तियों को बात करते हैं तो लेमिनेट किया जाता है दोस्तों आपका हमेशा, ताकि हमारा एडी करंट लॉस को क्या किया जा सके भाई आपका कम किया जा सके। ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। और जो स्टेटर की बात करें तो स्टेटर क्या होता है भाई, स्टेटर मशीन का स्थिर भाग होता है हमारा, जिसमें क्या होता है दोस्तों आपका हमारे स्लॉट्स कटे होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं अल्टरनेटर के केस में आपका इसमें बड़े अल्टरनेटर जो होते हैं जनरली हमारे, उसमें क्या करते हैं भाई स्टेटर वाइंडिंग को क्या कहता है इसमें स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है ना। यानी जो हमारी ये होती हैं स्टेटर में स्लॉट्स कटे होते हैं। स्टेटर में हम क्या करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग को करते हैं और रोटर में क्या करते हैं भाई आपकी फील्ड वाइंडिंग को किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। एडी करंट क्षति को कम करने के लिए क्या करते हैं स्टेटर कोर लेमिनेशन चादर की बनाई जाती है भाई आपकी। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बड़े व्यास वाला अल्टरनेटर कम घूर्णन गति पर कार्यरत है। ठीक है ना। एक बड़े व्यास वाला अल्टरनेटर कम घूर्णन गति पर कार्यरत है, इसका घूर्णन करने वाला भाग होगा। अब देखिए भाई इसमें हम जो रोटर का इस्तेमाल भाई घूर्णन गति कौन करता है भाई, रोटर करता है। एक स्थिर भाग होता है हमारा और एक क्या होता है भाई हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है। तो स्टेटर होता है मशीन का स्थिर भाग, रोटर होता है मशीन का रोटेटिंग पार्ट। तो जो अल्टरनेटर में होता है भाई आपके दो प्रकार के रोटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक हमारा होता है दोस्तों आपका सेलिएंट पोल रोटर। ठीक है ना। एक क्या होता है दोस्तों हमारा, एक होता है हमारा सेलिएंट पोल रोटर या सेलिएंट रोटर होता है हमारा। ठीक है। एक होता है भाई हमारा सिलिंड्रिकल टाइप रोटर। ये क्या होता है भाई हमारा सिलिंड्रिकल टाइप रोटर होता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना। एक क्या होता है भाई हमारा सिलिंड्रिकल पोल टाइप रोटर होता है। तो दो प्रकार के रोटर का क्या किया जाता है भाई आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रश्न में हमसे पूछा है कि बड़े व्यास वाले अल्टरनेटर कम घूर्णन गति पर कार्यरत है, इसका डैश घूर्णन करने वाला होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं आर्मेचर, फील्ड, सिलिंड पोल प्रकार रोटर सहित, फील्ड बेलनाकार रोटर सहित या आर्मेचर और फील्ड।
अब जो बड़े व्यास वाले जो अल्टरनेटर होते हैं भाई आपका, उसमें क्या करता है, इसका जो फील्ड होता है वो घूर्णन करने वाला होता है सैलेंट पोल प्रकार के रोटर सहित। तो जो इसका आंसर होगा भाई हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इसका होगा, लिख देता हूँ, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इसका जो फील्ड होगा वो सैलेंट प्रकार के रोटर सहित होता है। नहीं भाई, दो प्रकार के रोटर इसमें इस्तेमाल किया जाता है, एक सैलेंट पोल होता है और एक क्या होता है हमारा सिलिंड्रिकल होता है। जो सैलेंट पोल जो रोटर होता है भाई आपका, उसकी जो व्यास होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है ना, जो सैलेंट पोल रोटर होगा उसका व्यास क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होता है। उसके जो पोल्स होते हैं वो उभरे हुए कुछ बनाए जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना, उसके पोल्स भी क्या होते हैं भाई, उभरे हुए इस प्रकार से बनाए जाते हैं। और इसका क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग लपेटते हैं। इसमें हम कौन सी वाइंडिंग लपेटते हैं भाई, फील्ड वाइंडिंग को इसमें लपेटा जाता है। ठीक है ना, इनको बोलते हैं सैलेंट पोल। सैलेंट का मतलब होता है बाहर को निकला हुआ, यानी ये जो पोल्स होते हैं भाई इसके बाहर की तरफ को निकले होते हैं। तो इसका जो रोटर होता है, बड़े व्यास वाले जो अल्टरनेटर होता है, और इसकी लंबाई क्या होती है भाई, कम होती है। लंबाई कम होगी और व्यास क्या होगा दोस्तों आपका, ज़्यादा होता है। तो ये आपसे प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है ना, इसका व्यास क्या होता है भाई, ज़्यादा होता है, और लंबाई क्या होती है भाई इसकी, कम होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमेशा निम्न घूर्णन गति पर, इन 50 से बात करें तो 500 RPM तक क्या करते हैं दोस्तों, जनरल इसका इस्तेमाल किया जाता है भाई। ठीक है ना, पोल की संख्या 12 से आपका 120 तक रख सकते हैं। और पोलों का व्यास जो होता है आपका 3 से 6 मीटर तक का हो सकता है भाई आपका, ये भी आपसे पूछ लेगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है कि RPM की बात करें तो 500 RPM, इसमें याद रखना है कि 500 RPM तक के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है लो स्पीड के लिए। और जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं भाई, वहाँ पर क्या करते हैं हम, इसका बड़े व्यास वाले अल्टरनेटर का इस्तेमाल करते हैं भाई आपका। ठीक है ना, जिसको हाइड्रो, जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट जो होंगे आपके, जहाँ जल से आप बिजली बनाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, इन अल्टरनेटर का इस्तेमाल करते हैं। इस टाइप के रोटर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि लो स्पीड पर कार्यरत होते हैं। ठीक है ना, जो कि क्या होते हैं भाई आपके, लो स्पीड पे कार्यरत हमारे होते हैं, इसलिए आपको इसमें याद रखना है। तो व्यास इनका क्या होता है, बड़ा होता है, लंबाई क्या होती है, छोटी होती है। इसी प्रकार से जो सिलिंड्रिकल पोल टाइप जो रोटर होता है भाई, इसको क्या होता है, ये बेलनाकार प्रकार का होता है दोस्तों। इसका क्या होता है, इसकी जो डायमीटर की बात करें तो बहुत पतला डायमीटर होगा, कम डायमीटर होता है। जो एक्चुअल लेंथ होती है, लेंथ क्या होती है दोस्तों इसकी, ज़्यादा रखी जाती है। ठीक है ना, पतला होता है। लेंथ क्या होती है दोस्तों इसकी, लंबी रखी जाती है। और जो डायमीटर होगा वो क्या होगा इसका, कम होता है। और ये हाई स्पीड के लिए क्या कहते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं टर्बो अल्टरनेटर वगैरह में। जो थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं आपके, न्यूक्लियर वगैरह जो होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं भाई आपका, सिलिंड्रिकल पोल टाइप रोटर का इस्तेमाल किया जाता है। उनकी जो स्पीड होती है वो आपको याद रखना है 3000 RPM तक होती है भाई। कितनी होती है, 3000 RPM तक होती नहीं। मीडियम और हाई स्पीड के लिए क्या किया जाता है भाई, आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। हाई स्पीड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको 3000 RPM चाहिए तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था भाई, पोल निकालने का और स्पीड निकालने का। अगर आपको स्पीड निकालनी है भाई तो स्पीड क्या होती है हमारी, अगर पोल से संख्या बढ़ जाएगी तो स्पीड घट जाएगी। ठीक है ना, चलिए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई हमारा, फील्ड। इसका फील्ड क्या होता है, सैलिएंट पोल प्रकार रोटर सहित घूर्णन करने वाला होता है। तो हम, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि जो अल्टरनेटर होता है भाई हमारा, उसमें क्या करते हैं हम आपकी फील्ड वाइंडिंग को तो कहाँ डाल देते हैं भाई, रोटर में डालते हैं आपकी। और आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ की जाती है आपकी, स्टेटर में स्टैब्लिश की जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करती है, यानी 90 डिग्री पर क्या करते हैं, कोई कॉइल की फ्लक्स को काटेगी, तो उसमें पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो भाई पैदा होने वाला विद्युत बल क्या होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, अधिकतम होगा हमारा, क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है ना भाई, कोई भी हमारी कुंडली है हमारा, ये अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पर आप मान लीजिए नॉर्थ पोल, और यहाँ पर मान लीजिए भाई आपका साउथ पोल। और कोई भी कंडक्टर आ गया हमारा किस पर, 90 डिग्री पे क्या करता है भाई आपका, वो छेदन कर रहा है 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे भाई, 90 डिग्री पे। तो जो फ्लक्स कट रहा होगा कंडक्टर, कितना कटेगा, अधिकतम, मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लक्स कटेगा। तो फ्लक्स कितना कटेगा भाई आपका, मैक्सिमम, यानी अधिकतम क्या होगा भाई इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डीसी तथा एसी जनरेटर्स में प्रमुख समानता है कि, अब प्रमुख समानता क्या होती है भाई आपका एसी और डीसी जनरेटर्स में, कि दोनों एसी विद्युत वाहक पैदा करते हैं, दोनों डीसी विद्युत वाहक पैदा करते हैं, दोनों पल्सेटिंग प्रकार का करंट पैदा करते हैं, या दोनों ऑसिलेटिंग प्रकार का करंट पैदा करते हैं। तो भाई जो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हमारे दोनों क्या करते हैं, एसी विद्युत वाहक वाली क्या करते हैं भाई आपका, पैदा करते हैं। चाहे आपकी डीसी मोटर हो, चाहे आपकी डीसी जनरेटर हो भाई। ठीक है ना, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल है भाई, और ये क्या है हमारा साउथ पोल है। यहाँ पर हमने क्या रख दिया, दोनों के बीच में भाई कोई कोयल को क्या कर दिया, रख दिया हमारा। कोयल क्या करेंगे भाई, आप रोटेट कराएंगे, क्या कराएंगे इसको, आप इस डायरेक्शन में मान लीजिए रोटेट आपने करा दी, तो ये रोटेट होकर दोस्तों घूमेगी हमारी, जब तो क्या आएगी, घूमते घूमते हमारी इस प्रकार से घूमेगी ये हमारी, और वापस क्या आ जाएगी दोस्तों, इसी कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है ना, वापस क्या आ जाएगी हमारी,
इसी कंडीशन में आ जाएगी तो पूरा जो चक्कर कर देती है पूरा 360 डिग्री का भाई हमारा। तो पूरा जो चक्कर आता है, अगर मैं साइकिल की बात करूँ इसको, तो किस प्रकार से बनती है भाई, इस प्रकार से हमारी बनती है जो साइकिल होती है हमारी एसी की। तो जो दोनों एसी विद्युत वाहक क्या करते हैं, पैदा करते हैं, चाहे आपका एसी जनरेटर हो चाहे आपका डीसी जनरेटर हो। जो जनरेटेड ईएमएफ जो होता है भाई वो आपका क्या होता है, एसी ही होता है। अगर डीसी जनरेटर की बात करें तो डिपेंड करता है आपको आउटपुट क्या चाहिए। अगर आपको डीसी चाहिए तो आप कम्यूटेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, या आप उसका इस्तेमाल करते हैं स्प्लिट रिंग, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर, ठीक है भाई। और अगर आपको एसी चाहिए तो आप वहाँ पर स्लिप रिंग लगा सकते हैं और डायरेक्टली आउटपुट आप ले सकते हैं आप जनरेटर से, ठीक है ना। तो डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में प्रमुख समानता ये होती है कि भाई वो दोनों ही क्या करते हैं, आपका एसी विद्युत वाहक को क्या करते हैं, पैदा करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, अगला प्रश्न है हमारा कि वाष्प चलित अल्टरनेटर्स को प्राय, वाष्प चलित यानी स्टीम जो टरबाइन होते हैं, स्टीम टरबाइन चलित अल्टरनेटर को प्राय डैश गुण पर कार्य करने के योग्य बनाया जाता है। तो भी आपको मैंने बताया था भाई, आपका जो हाइड्रो में यूज़ होते हैं वो लो स्पीड के लिए यूज़ होते हैं, और जो वाष्प टरबाइन वगैरह के द्वारा चलते हैं, स्टीम टरबाइन वगैरह जो द्वारा चलते हैं अल्टरनेटर, वो हमेशा किस लिए उसको टर्बो अल्टरनेटर्स बोला जाता है। और वो हमेशा हाई स्पीड के लिए क्या किए जाते हैं दोस्तों, आपके डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है ना। कौन सी स्पीड के लिए भाई, हाई स्पीड के लिए क्या किया जाता है, उनको डिज़ाइन किया जाता है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है ना। उच्च गति के लिए यानी हाई स्पीड के लिए क्या किया था भाई, इनको डिज़ाइन किया जाता है, इस्तेमाल उनका किया जाता है, किसका, स्टीम चालित अल्टरनेटर जो होते हैं। और उन अल्टरनेटर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्बो अल्टरनेटर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी गति क्या होती है भाई, उच्च होती है हमारी, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है, बहुत ही जनरल सा प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बेलनाकार रोटर की तुलना में सेलिएंट पोल का रोटर, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, देखिए क्या बताया कि बेलनाकार रोटर की तुलना में सेलिएंट पोल का रोटर। तो जो सेलिएंट पोल का जो रोटर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, व्यास तो क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है, और लंबाई क्या होती है भाई आप उसकी कम होती है। तो अभी आपको क्या बताया था दोस्तों, व्यास तो उसका बेलनाकार, सॉरी तो बात करते हैं बेलनाकार की, पूछा है इसने। तो बेलनाकार में क्या होगा भाई, आपका व्यास का छोटा होगा, ठीक है ना। तो व्यास डायामीटर, बेलनाकार की बात करें तो डायामीटर जो इसका डाया होगा भाई वो क्या होगा, छोटा होगा। और जो लंबाई जो होती है इसकी, लंबाई क्या रखी जाती है भाई, इसकी अधिक रखी जाती है, ठीक है ना। लंबाई क्या होती है भाई, इसकी अधिक रखी जाती है। यहाँ पर इस प्रकार से इसमें क्या कटे होंगे भाई, स्लोट्स हमारे कटे होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो जो बेलनाकार रोटर जो होगा भाई क्या होता है कि व्यास छोटा होगा, यानी डायमीटर क्या होगा भाई इसका स्मॉल होगा, जो लेंथ होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। और ये हाई स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है, स्टीम टरबाइन वगैरह में जो अल्टरनेटर का यूज़ करेंगे उसमें क्या करते हैं, बेलनाकार सिलिंड्रिकल पोल टाइप रोटर का क्या करते हैं, इस्तेमाल उसमें किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, व्यास छोटा होगा और लंबाई क्या होगी, अधिक होगी। पहला ऑप्शन क्या था भाई, व्यास तथा लंबाई दोनों बड़ी होती है, नहीं, व्यास बड़ा तथा लंबाई कम। व्यास बड़ा तो भाई आपका सेलेंट का होगा, लंबाई कम किसकी होगी, सेलेंट की होती है। व्यास तथा लंबाई दोनों छोटी होती है, ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी कि व्यास छोटा होगा, डायमीटर छोटा होगा, लेंथ इसकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई हमारा कि किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक की आवृत्ति डैश पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी आपको बताया था दोस्तों मैंने कि किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की फ्रिक्वेंसी आवृत्ति यानी डैश पर निर्भर करेगी। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमारा जो आवृत्ति का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी नहीं आपको, तो फ्रिक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता है कि एफ बराबर क्या होता है, 120 इंटू एफ अपॉन एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर पी एन अपॉन 120। फ्रिक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारा, एफ बराबर पी एन अपॉन 120। तो भाई ये तो हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा दोस्तों। अब देखिए जो फ्रिक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड कर रही है हमारी, या तो स्पीड पर, स्पीड बढ़ जाएगी तो भी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, या स्पीड कम हो जाएगी तो कोई फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। और क्या हमारी नंबर ऑफ पोल्स पर, पोल बढ़ जाएंगे, पोल्स पे भी डिपेंड कर सकती है भाई हमारी फ्रिक्वेंसी, और किस पे डिपेंड करेगी हमारी स्पीड पर। तो पोल्स और स्पीड पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल पोल्स की संख्या पर, केवल घूर्णन गति पर, पोल की संख्या तथा घूर्णन गति पर, वाइंडिंग की किस्म, पोल की संख्या तथा घूर्णन गति। तो भाई केवल हमारा किस पर डिपेंड करती है, ऑप्शन नंबर सी, पोल की संख्या तथा घूर्णन की गति पर क्या करती है, निर्भर करती है हमारी किसकी भाई, अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी। अल्टरनेटर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आपको बताया था निकालना है कि एफ बराबर पी एन अपॉन 120 होता है भाई हमारा। तो जो अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ पोल्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आरपीएम पर भाई क्या करती है आपकी, डिपेंड करती है कि मशीन में कितने पोल्स हैं आपके और कितने उसके आरपीएम हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या निकली हमारी फ्रिक्वेंसी भाई निकलती है। अगला प्रश्न है भाई हमारा, अगला प्रश्न दिया है हमारा
देख लेते हैं कि एक 4 पोल अल्टरनेटर को 1500 आरपीएम पर घुमाया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक का अधिकाल होगा। टाइम पीरियड पूछा है भाई आपसे। क्या पूछा है भाई आपसे? टाइम पीरियड इसमें हम लोगों से इसमें पूछा है कि एक 4 पोल अल्टरनेटर को 1500 आरपीएम पर घुमाया जाता है तो उत्पादित विद्युत वाहक का टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है भाई निकालने के लिए पहले देखिए, इसमें आपको निकाल लेते हैं भाई आपका, अगर आप इसकी फ्रिक्वेंसी निकाल लें एफ मान लीजिए आप एफ बराबर Pn/120, तो पोल कितने हैं भाई 4 हैं, आरपीएम कितने हैं भाई आपके 1500 आरपीएम है, अपॉन 120 कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो चली गई, 4 तिया दोस्तों क्या हो गया 12 हो गया, और 50 तिया कितना हो गया दोस्तों आपका 150 हो गया। तो फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई दोस्तों आपकी 50 आ गई, यानी फ्रिक्वेंसी कितनी 50 आ गई। अब आवर्तकाल कैसे निकलता है, टाइम पीरियड क्या होता है टी बराबर 1 के क्या होता है भाई एफ होता है, ठीक है ना। क्या होता है हमारा टी बराबर 1/f होता है, तो 1 क्या करेंगे भाई आपका 50 करेंगे, ठीक है। क्या कर दें भाई आपका 50 करेंगे। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, क्या कर दीजिए इसको डिवाइड कर दीजिए, हमारा 50 हो गया, ये क्या हो गया भाई हमारा 1 हो गया। तो नहीं चलेगी, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाई यहाँ पर, अभी नहीं चलेगा जीरो, और ये कर दिया जीरो, तो 50 दूनी 100, तो कितना होगा दोस्तों आपका 0.02। ये क्या है दोस्तों आपका सेकंड, इसको मिली सेकंड में पूछा है तो क्या कर दीजिए इंटू कर देंगे आपसे, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 20 मिली सेकंड दोस्तों। कितना आ जाएगा हमारा 20 मिली सेकंड आ जाएगा, 15 आने का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों आपका। ये भी इसमें क्या पूछा था, उत्पन्न विद्युत वाहक का टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का आपको पहले फ्रिक्वेंसी पता होना चाहिए। अगर फ्रिक्वेंसी देता, अभी आपको फ्रिक्वेंसी नहीं दी, तो फ्रिक्वेंसी नहीं दी, आपने फ्रिक्वेंसी निकाली तो फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई 50 आ गई। तो टी बराबर क्या होता है दोस्तों आपका 1 क्या होता है एफ होता है, और एफ कितना है भाई आपका 50 है। तो डिवाइड कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा निकल कर हमारा कितना 20 मिली सेकेंड में, ठीक है ना। 0.02 सेकंड आता है, उसको मिली सेकंड में बदल दिया हमने दोस्तों मल्टीप्लाई करके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 20 मिली सेकेंड क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही जनरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आपसे, बस आपको पता होना चाहिए। और किस प्रकार से प्रश्न बनेगा हम आपको बता रहे हैं। और इस अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए अगर आप, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन का पता लग सके, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक अल्टरनेटर से किसी उद्योगशाला में विभिन्न प्रकार के लोड संयोजित हैं। यदि फेज क्रम RYB के स्थान पर RBY कर दिया जाए तो क्या होगा भाई। क्या करा हमने कि फेज सीक्वेंस को हमने क्या कर दिया, फेज सीक्वेंस को आपका RYB के स्थान पर क्या कर दिया RBY कर दिया। तो RBY करने से भाई क्या होगा हमारा, एक मिनट चलिए, तभी आपको बताता जैसा कि हमने, ये रहा क्वेश्चन हमारा। तो जो 20 मिली सेकंड दिया आपको पता लग गया होगा, इसका आंसर हमारा क्या 59 का कहते दोस्तों 20 मिली सेकंड, यानी हमने 1.50 करा था तो क्या आ गया था हमारा 0.02 सेकंड। उसको मिली सेकंड को हमने मिली सेकंड मतलब 1000 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मिली सेकंड आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक अल्टरनेटर से किसी उद्योगशाला में विभिन्न प्रकार के लोड संयोजित हैं। यदि फेज क्रम के RYB के स्थान पर RBY कर दिया जाए तो क्या होगा भाई आपका। तो देखिए इसमें फिर क्या होगा भाई हमारा हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या कहते हैं कि प्रकाश लोड प्रभावित होंगे, ऊष्मीय लोड प्रभावित होंगे, सिंगल फेज मोटर लोड प्रभावित होंगे, या 3 फेज मोटर लोड प्रभावित होंगे। तो देखिए भाई हमारा इसमें क्या हो जाएगा, केवल आपका कौन सा लोड प्रभावित होगा हमारा, एक 3 फेज मोटर लोड क्या होगा भाई प्रभावित होगा। वो कैसे होगा देख लेते हैं भाई। प्रकाश लोड प्रभावित क्या होते हैं, प्रकाश लाइटिंग वगैरह तो सिंगल फेज से होती है हमारी, ऊष्मीय लोड भी सिंगल फेज की बात करें, सिंगल फेज मोटर भी सिंगल फेज की बात कर रहा है, 3 फेज मोटर। अब 3 फेज मोटर में क्या होता है भाई, हमारा कोई मोटर है हमारी और वो हमारा इनपुट ले रही है, 3 फेज की मोटर है RYB। अब हमारा फेज सीक्वेंस क्या चेंज हो गया भाई, फेज सीक्वेंस RYB की जगह क्या हो गया हमारा, क्या देखा भाई इन्होंने, हमारा फेज सीक्वेंस RBY हो गया, यानी RYB की जगह क्या होगा दोस्तों BY होगा। 2 फेज आपस में क्या होगा चेंज हो गए। जब हमने फेजों को डायरेक्शन चेंज कर दी तो फेजों की डायरेक्शन चेंज करने से दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारी जो 3 फेज मोटर होगी भाई उसकी स्पीड क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। यानी जो 3 फेज से जो मोटर से लोड जुड़ा होगा भाई वो क्या हो जाएंगे, सारे प्रभावित हो जाएंगे, सडनली चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मोटर आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही होगी या बहुत सी एंटी क्लॉक में चल रही होगी तो उनकी दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या हो जाएगी भाई चेंज हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, और हमारा जो लोड हो जाएगा वो प्रभावित हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये आपको सभी को पता होगा। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कैसे रिवर्स किया जाता है या कैसे चेंज किया जाता है इनकी डायरेक्शन को। तो इनकी जो डायरेक्शन चेंज होती है भाई वो क्या होती है, सप्लाई को चेंज करके, यानी जो इनपुट सप्लाई होती है 3 फेज सप्लाई, किन्हीं 2 फेजों को आपस में इंटरचेंज कर दो तो आपकी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होगी भाई आपकी, उसकी क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा 3 फेज लोड प्रभावित होंगे। अगर आपको सिंगल फेज मोटर के लोड को प्रभावित करना है दोस्तों, तो सिंगल अगर बात करें, पूछ लिया जाता है कई बार कि सिंगल फेज मोटर की स्पीड डायरेक्शन जो होती है भाई, डायरेक्शन जो किस प्रकार से चेंज की जाती है। तो आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और आपकी जो रनिंग वाइंडिंग होती है भाई, उनमें से किसी के एक के टर्मिनल आप बदल देंगे, दोनों के नहीं, एक के केवल। या तो आप रनिंग वाइंडिंग का कनेक्शन बदल दीजिए या आप स्टार्टिंग वाइंडिंग का कनेक्शन बदल दीजिए, तो उससे क्या होगा भाई, आपका उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी हमारी। ठीक है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें केवल क्या होगा, 3 फेज मोटर लोड ही क्या होंगी, प्रभावित हमारी हो जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, अगला प्रश्न हमारा कि विद्युत उत्पादन केंद्रों पर प्रयुक्त अल्टरनेटर सामान्यतः डैश प्रकार के होते हैं भाई। जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं भाई हमारे, उसमें जो प्रयुक्त अल्टरनेटर जो यूज़ करते हैं भाई, वो कौन से प्रकार के होते हैं, स्थिर फील्ड प्रकार के होते हैं, स्थिर आर्मेचर प्रकार के होते हैं, गतिमान आर्मेचर या चुंबकीय रोटर। तो वे होते हैं भाई हमारे स्थिर आर्मेचर प्रकार के हैं। ठीक है ना। यानी जो उनका जो आर्मेचर रखा जाता है भाई, जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है भाई, वो क्या रखी जाती है, स्थिर रखी जाती है। स्थिर कहाँ रखी जाएगी भाई आपकी, यानी स्टेटर जो होता है, स्टेटर में यहाँ पर क्या की जाती है भाई, आपकी आर्मेचर वाइंडिंग को स्टैब्लिश किया जाता है। और फील्ड वाइंडिंग कहाँ की जाती है, आपकी रोटर के अंतर्गत क्या की जाती है, फील्ड वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। ठीक है ना। ये आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। यानी जो जनरेटिंग स्टेशन पर प्रयुक्त अल्टरनेटर जो होगा, उसमें क्या होगा, हमारा आर्मेचर को क्या रखा जाता है भाई, आपका स्थिर रखा जाता है। ठीक है ना। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं भाई, हम आर्मेचर को स्थिर क्यों रखते हैं। ठीक है ना। आर्मेचर को स्थिर रखना क्यों रखते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। ठीक है ना, कि आर्मेचर को स्टेटर पर स्थापित किया जाता है भाई, और मैग्नेटिक फील्ड को रोटर यानी जो फील्ड वाइंडिंग में स्थापित किया जाता है। और आपको पता होगा भाई, इसमें हम एक्साइटेशन का यूज़ करते हैं, जो फील्ड वाइंडिंग को दी जाते हैं इसमें एक्साइट करने के लिए। ठीक है ना। तो देखिए, एसी जनरेटर में आर्मेचर को स्टेटर तथा मैग्नेटिक फील्ड को रोटर पर स्थापित किया जाता है। इसका मुख्य लाभ क्या है, इसका लाभ देख लेते हैं हम, कि स्थिर आर्मेचर की वाइंडिंग से दोस्तों उच्च वोल्टेज पर, यानी बात करें 33 kV पर या 10 किलो एम्पीयर तक प्राप्त करने के लिए स्लिप रिंग तथा ब्रश की आवश्यकता नहीं होती। इससे स्पार्किंग की समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब आर्मेचर क्या होता है भाई हमारा, जिसमें EMF क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। अब जब आर्मेचर में वोल्टेज बन जाएगा भाई, तो उससे आउटपुट तो लेना पड़ेगा ना। अगर आर्मेचर कोई आप रोटेट करा देंगे और उससे आप हैवी वोल्टेज अगर आप जनरेट कर रहे हैं भाई, तो इंसुलेशन कितना चाहिए होगा, ब्रोसेस वगैरह, स्लिप रिंग वगैरह, तो सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, घिस जाएंगे हमारे। क्योंकि 3000 RPM की बात करूँ, हाई स्पीड अल्टरनेटर की बात करूँ, तो 3000 RPM से आप घूमते हुए आउटपुट कैसे लेंगे, थोड़ा टिपिकल प्रोसेस हो जाएगा भाई। ठीक है। तो हम ज़्यादा वोल्टेज पर जनरेशन कर सकते हैं, आपका लगभग 33 kV तक आप बना सकते हैं आपका, इससे स्थिर को आर्मेचर को रखते हुए, क्योंकि इसमें आपको केवल आर्मेचर बॉडी से कनेक्शन लेना होगा, उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होगा। ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं भाई, स्थिर आर्मेचर की उच्च जनन वोल्टेज जो 33 kV वाली कोयल वाइंडिंग को सुगमतापूर्वक से विद्युत रोधन इंसुलेशन प्रदान किया जा सकता है। ईजिली से क्या कर सकते हैं भाई, इसको इंसुलेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होते हैं, मैकेनिकल फोर्स के कारण उत्पन्न होने की संभावना भी नहीं होगी। ठीक है। और इसमें अगर करंट पूछ ले भाई आपका, तो 10 किलो एम्पेयर कोयल वाइंडिंग के चालकों को सुगमतापूर्वक शीतलित किया जा सकता है, यानी कूलिंग भी की ईजिली से इसकी की जा सकती है भाई। ठीक है ना। कूलिंग की डिफरेंस पड़ती है, हम जो जनरली इसमें हाइड्रोजन कूलिंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं आपके अल्टरनेटर में, जो होलो कंडक्टर यूज़ करते हैं, उनके अंदर वाटर फ्लो होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन कूलिंग। ठीक है ना। और क्या होता है भाई आपका, कि आर्मेचर की अपेक्षा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल सिस्टम हल्का होता है, इसलिए इसकी फील्ड को अधिक तेज़ी के साथ घुमाकर आर्मेचर वाइंडिंग में उच्च वोल्टेज इंड्यूस्ड की जा सकती है दोस्तों, तथा अर्थात इसको बोल सकते हैं कि जो नेटिंग वोल्टेज होती है वो बढ़ाई जा सकती है भाई आपकी। ठीक है ना। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं भाई हमारा। ठीक है ना। ये इसके एडवांटेज है हमारा, कि एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर में हमेशा भाई क्या रखते हैं, मैक्सिमम केस में हम आपका आर्मेचर को स्थिर रखा जाता है। ठीक है ना। आर्मेचर को क्या रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज जनरेशन कर सकते हैं, उनके बीच में इंसुलेशन की आवश्यकता कम होगी। ठीक है। कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होगा उसमें, तो इसलिए क्या होगा, ईजिली सारा इकोनॉमिकल हमारे लिए रहेगा। तो जो इसका आंसर क्या होगा भाई हमारा, स्थिर आर्मेचर। ठीक है ना। साथ साथ पढ़ते चल रहे हैं ताकि आपको बात क्लियर होती रहे, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी आपको उसका आंसर बता सकता था, परंतु इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, स्थिर आर्मेचर हम रखते क्यों हैं, तो बहुत से कारण होते हैं ऐसे रखने के। ठीक है ना। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अल्टरनेटर की आउटपुट डैश में अंकित की जाती है। अब भाई अल्टरनेटर की आउटपुट किस में होती है भाई, आपको पता होगा ये किस में होती है, हमारी केवीए में रखी जाती है, किलो वोल्ट एम्पियर। क्या होती है फुल फॉर्म भाई, किलो वोल्ट एम्पियर होती है, इसको क्या बोलते हैं, केवीए। ठीक है ना। अब भाई अल्टरनेटर की जो रेटिंग है वो हमारी केवी में रखें, क्योंकि जो अल्टरनेटर है भाई हमारा, उससे हमारा क्या होता है, अब जो केवी क्या होती है भाई हमारी, क्या होती है, अपरेंट पावर होती है। केवी क्या होती है भाई हमारी, अपरेंट पावर होती है। अपरेंट पावर क्या होती है, रियल और रिएक्टिव दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है। तो अल्टरनेटर से कौन सा लोड कनेक्ट होगा भाई, कुछ डिफरेंट लोड कनेक्ट होते हैं भाई, इंडक्टिव लोड भी, रेजिस्टिव लोड भी, कैपेसिटिव लोड भी। तो जो रेटिंग रखी जाती है भाई किस में रखे थे, केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर में, क्योंकि दोनों ही लोड कनेक्ट होते हैं भाई। आपका एक्टिव लोड, आपका बात करें, आपका रेजिस्टिव लोड भी हो सकता है, इंडक्टिव भी हो सकता है, और कैपेसिटिव लोड भी हो सकता है। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। तो उसमें क्या कहते हैं, अपरेंट पावर यानी केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर में क्या की जाती है भाई, अल्टरनेटर की आउटपुट आपकी दी जाती है। ठीक है ना। ट्रांसफार्मर की रेटिंग में किस में दी जाती है भाई, आपकी किलो वोल्ट एम्पियर में दी जाती है। किस में दी जाती है भाई, किलो वोल्ट एम्पियर में दी जाती है इसकी रेटिंग भी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अल्टरनेटर के आउटपुट को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। अब इसमें देख लेते हैं क्या पूछा भाई आपका, कि अल्टरनेटर के आउटपुट को डैश, अल्टरनेटर के आउटपुट डैश को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। तो भाई अल्टरनेटर का नियत क्या रखना है हमें, उसका केवल फ्रिक्वेंसी को हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए भाई, जनरली हमारी फ्रिक्वेंसी को नियत रखने के लिए। ठीक है ना। किसको भाई, आपका फ्रिक्वेंसी को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की गति को, घूर्णन गति को क्या करना पड़ता है दोस्तों, आपका समायोजित करना पड़ता है, आपका समायोजन एडजस्टेबल करना पड़ता है, किसको, केवल फ्रिक्वेंसी को नियत रखने के लिए। ठीक है ना। ये आपको इसमें पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा कि अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन निम्न सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू परसेंटेज में होती है आपकी VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन। यानी ये क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन भाई, हमारा नो लोड से लेकर फुल लोड अपॉन फुल लोड का जो रेशियो होगा भाई आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है ना। इस मशीन का रेगुलेशन हमेशा अच्छा होना चाहिए भाई हमारा। ठीक है। तो ये जनरली सभी को पता होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं भाई आपका अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा कि अल्टरनेटर को समांतर में प्रचालित करने से, अब अल्टरनेटर को किस में भाई, समांतर में, यानी समांतर क्रम में प्रचालित करने से क्या एडवांटेज होता है, क्या फ़ायदा होता है भाई। तो देख लेते हैं। अतिरिक्त लोड को वहन किया जा सकता है, कोई अल्टरनेटर ओवरलोड नहीं हो पाता, लोड घट जाने पर भी वोल्टता नियत रहती है, रनिंग अल्टरनेटर फ्रिक्वेंसी नियत रहती है। तो इसको हम प्रेफर क्या करेंगे भाई, आपका प्रेफर हम करेंगे कि भैया इसमें ऑप्शन नंबर 1 को हम प्रेफर कर सकते हैं भाई आपका, कि क्या होगा देखिए बताता हूँ, किस लिए कि अतिरिक्त लोड को क्या कर सकते हैं भाई, आपका वहन किया जा सकता है। अतिरिक्त लोड वहन का मतलब क्या होता है भाई आपका, कि एक्स्ट्रा जो लोड होगा आपका, जो अगर आप पे सडनली लोड आ जाएगा तो उसको क्या कर सकते हैं भाई, इसको वहन कर सकता है हमारा। अब अल्टरनेटर को पैरेलल ऑपरेशन को बोलते हैं, समांतर प्रचालन अल्टरनेटर का, कि जो 2 या 3 या 3-4 यूनिट को हम आपस में क्या करते हैं भाई, आपको समांतर में जोड़ दें, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो वो किस लिए कि इसमें प्रोसेस क्या होता है भाई आपका, दोनों अल्टरनेटर की आपकी वोल्टेज रेटिंग समान होनी चाहिए, केवी रेटिंग समान होनी चाहिए, उनकी फ्रिक्वेंसी समान होना चाहिए, यानी फेज फ्रिक्वेंसी जो होता है भाई आपका समान होना चाहिए, उनकी वोल्टेज रेटिंग समान होनी चाहिए, और जो केवी रेटिंग जो होती है भाई उनकी समान होनी चाहिए। कंडीशन होती है हमारे किसकी, एक 3 फेज अल्टरनेटर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए। ठीक है ना। कि पैरेलल ऑपरेशन भी कई बार पूछ लेता है भाई, कि पैरेलल ऑपरेशन जो होता है भाई हमारा, वो क्या क्या किया जाता है। तो उसमें 2 या 2 से अधिक परिवर्तक के बस बार द्वारा समांतर प्रचालन को तुल्यकालन या सिंक्रोनाइज कहते हैं। इसमें सिंक्रोनाइज की शर्तें होती हैं भाई, समांतर में आने वाली जो इनकमिंग करंट की जो बात करूँगा, कि जो समांतर में आने वाले इसमें जो जोड़ते हैं भाई, मान लो एक हमारा ये अल्टरनेटर है, हमारा ये बस बार है हमारी, इससे क्या है भाई हमारा ये कनेक्ट है। ठीक है ना। ये अल्टरनेटर पहले से चल रहा है, ये अल्टरनेटर क्या है भाई आपका, पहले से ही मान लो वर्किंग में है हमारा, और एक यहाँ पर दूसरा अल्टरनेटर है, वो क्या करना है भाई, इससे इस बस बार से हमें क्या करना है, सिंक्रोनाइज करना है। क्या करना है, उसको सिंक्रोनाइज करना है। तो ये हमारी रनिंग मशीन हो जाएगी, जो रनिंग कर रही है पहले से, उसको बोलते हैं आपका इनकमिंग मशीन। इनको क्या बोलेंगे भाई आपका, हम इनकमिंग मशीन बोलेंगे। तो समांतर में आने वाले प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर, इनकमिंग अल्टरनेटर की टर्मिनल वोल्टेज बस बार की वोल्टेज के तुल्य और इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना। यानी जो इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज होगी भाई, वो आपकी जो बस बार है भाई आपकी, उसके जो आपका क्या होना चाहिए, तुल्य होनी चाहिए। ठीक है ना।
यानी टर्मिनल वोल्टेज बस बार की वोल्टेज के इक्वल होनी चाहिए, और समांतर में संबंध होने वाले प्रत्यावर्ती की आवृत्ति भी फ्रिक्वेंसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है भाई वो भी बस बार की इक्वल होनी चाहिए, कि जो बस बार में जो फ्रिक्वेंसी होगी उस अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी भी उतनी होनी चाहिए। तो टर्मिनल वोल्टेज सेम होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तथा समांतर में संबंध जोड़े जाने वाले अल्टरनेटर का फेज अनुक्रम जो फेज सीक्वेंस होता है भाई वो भी बस बार की अनुक्रम के समान ही होना चाहिए। तो इसमें पूछ लिया जाता है क्या क्या सेम होना चाहिए, आपकी इनकमिंग जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी सेम होनी चाहिए बस बार के अकॉर्डिंग, टर्मिनल वोल्टेज, आपका फेज सीक्वेंस, और आपकी भाई फ्रिक्वेंसी। जो फ्रिक्वेंसी बस बार की होगी वही फ्रिक्वेंसी आपका अल्टरनेटर की होनी चाहिए, वरना था हमारा अल्टरनेटर पैरेललाइज सिंक्रोनाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, तो समांतर में आने वाले प्रत्यावर्तक की वोल्टता तरंग जो वोल्टेज जो वेव होती है बस बार की वोल्टेज वेव के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात तो उसमें विस्थापन डिस्प्लेसमेंट या फेज डिस्प्लेसमेंट फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के इन दोनों की वोल्टता तरंगों में कोई भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होते हैं भाई हमारा कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे कि अल्टरनेटर को अब पैरेलल में जब आप पैरेलल में सिंक्रोनाइज कर देंगे तो उससे क्या होगा भाई, आपका जो अतिरिक्त ओवरलोड जो आपका लोड होगा उसको हम वहन कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें क्या कर सकते हैं, अतिरिक्त लोड को वहन किया जा सकता है। ये ऑप्शन में ठीक है, कोई अल्टरनेटर ओवरलोड नहीं हो पाता। अब सडनली एक ही अल्टरनेटर पर लोड नहीं पड़ेगा, सभी पर क्या पड़ेगा, इक्वल लोड पड़ जाएगा हमारा, जो ओवरलोड हमारी होने की क्षमता को क्या कर देगा भाई, समाप्त कर देगा, यानी अतिरिक्त ओवरलोड को वहन किया जा सकता है आपका। ठीक है, और यदि आपका कोई अल्टरनेटर मेंटेनेंस में जाना है, मेंटेनेंस में है हमारा, तो जो दो बात की आपकी जो यूनिट है हमारी, 2-3 जो आपने जितनी भी आपने जोड़े हुए हैं उनसे क्या कर सकते हैं, आप आउटपुट दे सकते हैं, लाइन आपकी चलती रहेगी कंटिन्यूसली। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अल्टरनेटर का पावर फैक्टर निर्भर करता है। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, देख लेते हैं कि रोटर की घूर्णन गति पर, अल्टरनेटर की उत्तेजना पर, प्राइम मूवर के इनपुट पर, और आउटपुट में संयोजित लोड पर। तो अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर होता है भाई हमारा वो निर्भर करता है हमारा आउटपुट में संयोजित लोड पर। ठीक है ना, किस पर निर्भर करेगा भाई, हमारा आउटपुट में संयोजित लोड पर क्या करेगा हमारा अल्टरनेटर का पावर फैक्टर निर्भर करता है। ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसमें और क्या पूछ लिया जाता है, इसमें आपसे मैं बताता हूँ इसमें आपसे क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है अल्टरनेटर के लिए। इसमें आपसे पूछा जाता है भाई आपका अल्टरनेटर में जो आपका पावर फैक्टर से अगर बात करूँ तो पूछ लेगा क्या क्या पूछे, मैं बताता हूँ। जो आर्मेचर रिएक्शन से जो होता है ना भाई आपका, अगर आर्मेचर रिएक्शन है आपका तो उसमें जो यूनिटी पावर फैक्टर या जीरो लीडिंग पावर फैक्टर या जीरो लैगिंग पावर फैक्टर की बात करें तो अल्टरनेटर से जो प्रश्न बनेगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारा पावर फैक्टर दोस्तों क्या है, यूनिटी, क्या है यूनिटी, यानी अगर हमारा यूनिटी पावर फैक्टर 1 पावर फैक्टर है दोस्तों, तो जो अल्टरनेटर के केस में होगा, जो आपका आर्मेचर रिएक्शन के केस में क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। इफेक्ट क्या होगा आर्मेचर रिएक्शन का, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ठीक है ना, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि यदि हमारा अल्टरनेटर है दोस्तों, उसका आर्मेचर रिएक्शन है, हमारा आर्मेचर रिएक्शन तो होता ही है हमारा, तो आर्मेचर रिएक्शन में हमारा अगर पावर फैक्टर हमारा 1 है तो उस केस में क्या अल्टरनेटर पर प्रभाव पड़ेगा, तो यूनिटी पावर फैक्टर पर दोस्तों जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन जो होगा हमारा क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा दोस्तों, क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। इसी प्रकार से और क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है यदि पावर फैक्टर क्या है, जीरो पावर फैक्टर क्या है, लैगिंग, क्या है, जीरो पावर फैक्टर लैग, यानी जीरो लीडिंग पावर फैक्टर है हमारा, ये जीरो लैगिंग, सॉरी क्या है हमारा, जीरो लैगिंग पावर फैक्टर है, क्या दोस्तों, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, लैग क्या है, लैगिंग है, तो क्या होगा हमारा होगा दोस्तों, हमारा क्या होगा, डीमैग्नेटाइजिंग होगा। इफेक्ट क्या होगा दोस्तों हमारा, डीमैग्नेटाइजिंग होगा। क्या प्रभाव होगा हमारा, डीमैग्नेटाइजिंग। अगर हमारा जीरो पावर फैक्टर लैगिंग है, यानी जीरो लैगिंग पावर फैक्टर है, पिछड़ा हुआ पावर फैक्टर है, तो प्रभाव क्या होगा हमारे रिएक्शन का, डीमैग्नेटाइजिंग होगा। क्या होगा दोस्तों हमारा, डीमैग्नेटाइजिंग होगा। इसी प्रकार से यदि हमारा प्रभाव क्या है दोस्तों आपका, जीरो लीडिंग पावर फैक्टर है, क्यों दोस्तों हमारा क्या है, हमारा जीरो लीडिंग पावर फैक्टर है। यदि पावर फैक्टर क्या है हमारा, जीरो लीडिंग, क्या है दोस्तों पावर फैक्टर, जीरो लीडिंग है, तो प्रभाव क्या होगा हमारा, मैग्नेटाइजिंग होगा। प्रभाव क्या होगा भाई हमारा, मैग्नेटाइजिंग प्रभाव होगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि यूनिटी पावर फैक्टर पे क्या हो रहा है भाई आपका, यूनिटी पावर फैक्टर पर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो रहा है। जीरो लैगिंग पावर फैक्टर पर क्या हो रहा है प्रभाव हमारा, डीमैग्नेटाइजिंग, और जीरो लीडिंग पावर फैक्टर पर प्रभाव क्या है भाई हमारा, प्रभाव है हमारा दोस्तों आपका क्या, डीमैग्नेटाइजिंग। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को यानी मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा इसमें, तो ये आप लोगों को सभी को इसमें याद रखना है। ठीक है भाई, यूनिटी पावर फैक्टर पर क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग,
लैगिंग पावर, जीरो लैगिंग पावर फैक्टर पर क्या होगा, डीमैग्नेटाइजिंग, और जीरो लीडिंग पावर फैक्टर पर क्या होगा भाई आपका मैग्नेटाइजिंग प्रभाव हमारा होगा, ये आपको याद रखना है। तो अल्टरनेटर पावर फैक्टर किस पर निर्भर करेगा, हमारा आउटपुट में से लोड पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया रिएक्शन का प्रभाव मूलतः। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका आर्मेचर रिएक्शन से आ गया कि अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया रिएक्शन का प्रभाव मूलतः है किस पर होता है भाई, आपका उत्पादित वोल्टेज फ्रिक्वेंसी पर होता है, टर्मिनल वोल्टेज पर होता है, रोटर की घूर्णन गति पर होता है, या उत्तेजक वोल्टेज पर होता है। तो भाई जो इसका प्रभाव जो होता है वो किस पर होता है, आपका टर्मिनल वोल्टेज पर होता है भाई। किस पर होता है भाई, हमारा टर्मिनल वोल्टेज पर होता है, ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया कि आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्या क्या हो सकता है। यूनिटी पावर फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा, और जीरो लैगिंग पावर फैक्टर डीमैग्नेटाइजिंग हो जाएगा, और जीरो लीडिंग पावर फैक्टर पर क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आपका हो जाएगा। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी जो टर्मिनल वोल्टेज पर क्या पड़ता है भाई, आपका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अल्टरनेटर को अत्यधिक ओवर एक्साइटेड कहा जाता है जब वह डैश कार्यरत करता है। तो भाई एक अल्टरनेटर है आपका, उसको ओवर एक्साइटेड कब कहा जाएगा, जब वह क्या कर रहा होगा दोस्तों आपका, एक बढ़ते हुए पावर फैक्टर यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर पर जो कार्य कर रहा होगा दोस्तों आपका, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि अल्टरनेटर क्या है हमारा, एक ओवर एक्साइटेड है दोस्तों। क्या है हमारा, एक अल्टरनेटर हमारा उस टाइम ओवर एक्साइटेड है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा कि दो अल्टरनेटर्स के समन्वय को बोलते हैं आपका सिंक्रोनाइजेशन, यानी उनको पैरेलल ऑपरेशन करना के लिए क्या होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि दोनों अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी समान होनी चाहिए, ये भी ठीक है। दोनों अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए, ये भी ठीक है। दोनों अल्टरनेटर का फेस क्रम एक ही होना चाहिए, ये भी ठीक है। और तीनों उपयुक्त शर्तें, तो क्या हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा भाई हमारा, 16 का हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी आपको बताया था मैंने दोस्तों सिंक्रोनाइजिंग की कंडीशन, पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशन कि दोनों अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए भाई, आपकी टर्मिनल वोल्टेज भी सेम होनी चाहिए और आपका फेस फ्रिक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज होगा, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न है हमारा कि अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन को परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचलित विधि है। तो कौन सी प्रचलित विधि यूज़ की जाती है भाई आपकी, इसमें डार्क और ब्राइट लैम्प ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड का क्या कहता है भाई आपका, इस्तेमाल किया जाता है हमारा किसके, इस अल्टरनेटर के को परखने के लिए जो सिंक्रोनाइज हो रहा है, सिंक्रोनाइज कब करना है, कैसे सिंक्रोनाइज का मेथड होता है। तो इसके द्वारा क्या होता है आपका डार्क तथा ब्राइट लैम्प विधि द्वारा क्या कर सकते हैं भाई, इसको परखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है भाई आपका हमारा कि बहुत ही सिंपल है आपका, क्या पूछा है आपका, अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक की गणना के लिए निम्न सूत्र क्या होगा भाई आपका। EMF पूछी इक्वेशन क्या है भाई अल्टरनेटर की आपकी EMF इक्वेशन, तो ई एवरेज बराबर आपका 4.445 FT KP KD, KP और KD ये दोनों क्या होते हैं हमारे फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। KP KD हो गए हमारे पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और 4.445 F फ्रिक्वेंसी हो गई आपकी। तो ठीक है ना, ये आपको भाई इसमें याद रखना है जनरली। तो 4.445 FT KP KD वोल्ट इसमें आती है भाई हमारी, वोल्ट में आती है। तो वोल्ट EMF तो वोल्ट यूनिट वोल्ट होती है, ये पूछ लिया जाता है आपसे। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान किए जाने वाला उत्तेजक वोल्टेज डैश होता है। तो भाई अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान किए जाने वाला उत्तेजक वोल्टेज क्या होता है भाई आपका, निम्न वोल्टेज DC होता है, DC उच्च AC क्या होता है, ये होता है भाई आपका DC होता है, निम्न वोल्टेज DC। क्या किया था भाई आपकी निम्न वोल्टेज DC आपको दी जाती है किसमें, आपके अल्टरनेटर के रोटर को। जो आपका रोटर होता है भाई, रोटर को क्या दिया जाता है, जिसमें फील्ड वाइंडिंग होती है भाई, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए क्या दिया जाता है, DC सप्लाई दी जाती है भाई, ठीक है ना। क्या दी जाती है आपकी DC सप्लाई को, क्या कहते हैं DC सप्लाई के द्वारा क्या किया जाता है भाई हमारे अल्टरनेटर का जो फील्ड है आपका उसको एक्साइट किया जाता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं भाई आपका उसको एक्साइट किया जाता है, ठीक है ना। जो रोटेटिंग फील्ड का उत्तेजन जो करेंगे न्यून वोल्ट था 110 वोल्ट से 440 वोल्ट पर होता है आपका। 110 वोल्ट से इससे आपकी 400 वोल्ट से या 440 वोल्ट तक आपको सप्लाई दी जाती है। उससे क्या करते हैं, उसका फील्ड को भाई एक्साइट किया जाता है, ठीक है ना। तो निम्न वोल्टेज DC का क्या होगा, राइट आंसर भाई होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होता है, जिसका कारण है। अब देखिए जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर मैंने आपको बताया था, सिलिंड्रिकल रोटर यूज़ किया था, उसका व्यास छोटा होने के कारण क्या कारण है भाई आपका, देखो ऑप्शन देख लेते हैं। उच्च घूर्णन गति पर कार्य करना, निम्न घूर्णन गति पर कार्य करना, उच्च वोल्टेज पैदा करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा भाई आपका जो टर्बो अल्टरनेटर्स होते हैं उनका रोटर जो व्यास छोटा होता है, इसका कारण क्या होता है कि उच्च घूर्णन गति को प्राप्त किया जा सके। किस लिए भाई आपका उच्च घूर्णन गति को प्राप्त किया जा सके, इसलिए क्या करते हैं हमारा
इसका इस्तेमाल करते हैं आपका टर्बो अल्टरनेटर्स में, जो उसका रोटर का जो साइज़ होता है स्मॉल रखने का, डायमीटर स्मॉल रखने का, लेंथ लंबी रखी जाती है ताकि क्या मिल सके हमें, उच्च घूर्णन गति प्राप्त हो सके हमें। तभी जाकर क्या करते हैं भाई आपका इसका हम टर्बो अल्टरनेटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है रोटर का व्यास छोटा होने से उच्च घूर्णन गति प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है भाई हमारा कि दो अल्टरनेटर्स में सिंक्रोनाइजेशन स्थापित करने के बाद एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर पर लोड शिफ्ट करने के लिए, एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर पर लोड शिफ्ट करने के लिए क्या किया जाता है भाई आपका। ऑप्शन इसमें थोड़ा क्लियरली नहीं चमक रहा है दोस्तों, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ फिर भी कि पहला ऑप्शन है इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है, रिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है, इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है, या उपरोक्त में से कुछ नहीं किया जाता। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कहता है, जो इनकमिंग मशीन होगी आपके उसमें क्या कर देंगे, फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है। इनकमिंग मशीन के क्या किया जाता है, फ्यूल की सप्लाई को क्या कर देते हैं भाई, बढ़ा दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, ठीक है ना। इनकमिंग मशीन का जो प्राइम मूवर की जो फ्यूल सप्लाई होगी उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे ताकि हमारा क्या हो जाए, सिंक्रोनाइज इजली से हमारा हो जाए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा और लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि चित्र में दिखाया गया अल्टरनेटर डैश प्रकार का है। तो देखिए भाई ये क्या दर्शाया गया आपको चित्र पता होगा। देखिए क्या है हमारा, स्टार संयोजित। क्या है भाई हमारा, स्टार संयोजित, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। राइट होगा या रॉन्ग होगा बताइए, सही है या दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्या होगा इसको क्या बोलेंगे आपका, ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे या दोस्तों सी बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे बताइए। तो इसमें जो होगा भाई आपका जो होगा आपका, देखिए इसमें ये स्टार आपको पता है स्टार होता है, 3 वाइंडिंग है हमारी। और देखिए इसमें क्या किया गया भाई यहाँ पर अर्थ भी इसको किया गया है, क्या किया गया इसको अर्थ किया गया है। तो क्या बोलेंगे इसको हम अर्थयुक्त स्टार से कनेक्शन बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो चित्र में दर्शाया गया अल्टरनेटर प्रकार क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा अर्थयुक्त स्टार संयोजित कनेक्शन बोलेंगे इसको, ठीक है ना। क्या बोलेंगे अर्थयुक्त स्टार संयोजित क्या अल्टरनेटर हमारा ये होगा, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। और आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, धन्यवाद।